बिहार अर्थव्यवस्था, बिहार इकॉनमी। जब भी हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब भी हम लोग इकॉनमी की बात करते हैं, तो उसमें करंट फैक्ट्स, जो वर्तमान जो तथ्य हैं, वो निकल कर आते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम लोग अर्थशास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं। उसी तरह इस टेस्ट का जो डिस्कशन है, बिहार अर्थव्यवस्था के तहत बिहार में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र, बिहार इकॉनमी फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज इन बिहार। ऑब्वियसली ये टेस्ट 7 सेक्शन सी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसकी शुरुआत टेस्ट 6 में हो चुकी थी। यदि हम लोग बात करें एग्रीकल्चर की, कृषि की या अलाइड एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर की या कृषि में सहवर्ती क्षेत्र की, तो क्या क्या हमारे डिस्कशन पॉइंट में होता है। तो हर एक तरीके का फसल जो बिहार में जिसको उगाया जाता है, जिसका उत्पादन होता है, all types of crops that are grown in Bihar, their production, their productivity, all these are discussed in economy. अब देखिए, जब हम लोग टेस्ट 6 में हम लोग बात किए थे कि बिहार का कुल कृषि भूमि, टोटल एग्रीकल्चर लैंड बिहार में कितना है, बिहार का नेट सोन एरिया क्या है, शुद्ध बुआई क्षेत्र क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, फसल सघनता क्या है, वन के तहत कितना प्रतिशत भूमि है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड इन बिहार इज अंडर फॉरेस्ट, कितना प्रतिशत में वाटर रिसोर्सेज है, आपका जल संसाधन बिहार के कितने प्रतिशत भूमि पर है, हाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से फसल का हाईएस्ट नेट सोन एरिया है, शुद्ध बुआई क्षेत्र है। तो इस तरह का डिस्कशन हम लोग टेस्ट 6 में किए। अपने डिस्कशन को एक स्टेज और ले जा रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी हम लोग एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स की बात करें तो इसमें फसल क्रॉप्स आता है, फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आता है, फ्लावर्स आता है, आपका सिंचाई इरिगेशन भी आता है इसमें, जब भी हम लोग इस तरह की बात करें। तो अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और टेस्ट 7 आपको भेजा गया था और टेस्ट 7 में कुछ और भी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकल कर आया है जो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं है, लेकिन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन को आप अपने साथ रखिए और चलिए अब हम लोग टेस्ट 7 सेक्शन सी की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लोएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर पल्स प्रोडक्शन इन द ईयर 2019-20? लोएस्ट प्रोडक्टिविटी हिंदी में कहते हैं सबसे कम उत्पादकता। सबसे कम उत्पादकता की जब बात होती है तो प्रति हेक्टेयर किलो कितना उत्पादन प्रति हेक्टेयर किलो होता है, तो वो आ जाता है उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन पर हेक्टेयर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लोएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर पल्स प्रोडक्शन इन द ईयर 2019-20? आंसर इज अररिया, 426 किलोग्राम पर हेक्टेयर। हिंदी में वर्ष 2019-20 में दलहन उत्पादन के लिए बिहार के किस जिले में सबसे कम उत्पादकता है? तो सही आंसर है अररिया, 426 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। विच इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पल्स प्रोडक्शन इन 2019-20? 2019-20 में दलहन उत्पादन के मामले में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है? प्रोडक्शन यानी संख्या की बात करते हैं। यदि हम लोग टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करें जहां पल्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपका पटना, सुपौल और मधुबनी। मैंने 3 अग्रणी जिले
दलहन उत्पादन के लिए बिहार में हैं पटना, सुपौल और मधुबनी। एनीवे, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सबसे सर्वोत्तम, द लीड डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पल्स प्रोडक्शन, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट। पटना, सुपौल, मधुबनी हम लोग जानते हैं कि अग्रणी जिले हैं दलहन उत्पादन के लिए, लेकिन इसमें से कौन नंबर 1 पे है, यही है क्वेश्चन। तो सही आंसर है आपका पटना। सही आंसर है आपका पटना। 2 का ए, पटना नंबर 1, सुपौल नंबर 2, मधुबनी नंबर 3। 0.31 लाख टन। एनीवे, 2 का सही ऑप्शन है ए। 2 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर 2019-20, विच इज द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट फॉर शुगर केन प्रोडक्शन इन बिहार। 2019-20 के डाटा के अनुसार जो बिहार सरकार के पास उपलब्ध है, बिहार में गन्ना उत्पादन के लिए अग्रणी जिला कौन सा है। तो देखिए, जहां तक गन्ना उत्पादन की बात हो, शुगर केन की बात हो, शुगर केन की प्रोडक्शन, तो बिहार में जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है, आपको टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट और नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना चाहिए। तो बिहार में जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और गोपालगंज। याद रखिएगा, बिहार में गन्ना उत्पादन के लिए अग्रणी जिला कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, 3 अग्रणी जिला नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये लीडिंग, यानी एक डिस्ट्रिक्ट बताइए जो सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर है आपका पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण। तो 3 का सही आंसर है ए। 3 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर 2019-20, which district in Bihar had the highest productivity for sugarcane production। देखिए, यहां पे हम लोग बात की है सिर्फ प्रोडक्शन का, आपका उत्पादन का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये देखिए, तो सवाल है प्रोडक्टिविटी, सवाल है आपका उत्पादकता। जब भी शब्द आए उत्पादकता का, जब भी शब्द आए प्रोडक्टिविटी का, कहने का मतलब कि प्रति हेक्टर को यूनिट बनाते हुए उसमें कितना जो है संख्या का उत्पादन हो रहा है। आप हेक्टर की जगह एकड़ भी ला सकते हैं, लेकिन इकाई रहना चाहिए, यूनिट रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर 2019-20, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैड द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर शुगर केन प्रोडक्शन। आंसर है किशनगंज। आंसर है किशनगंज। 2019-20 के अनुसार बिहार के किस जिले में गन्ना उत्पादन के लिए उच्चतम उत्पादकता थी, तो वह है किशनगंज। याद रखिएगा, जब हम लोग बात उत्पादन की करते हैं, प्रोडक्शन की करते हैं, प्रोडक्शन में टॉप 3 है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और गोपालगंज। लेकिन जब हम लोग उत्पादकता की बात करते हैं तो सबसे टॉप पे आ जाता है किशनगंज। तो ये डिफरेंस को, ये अंतर को याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में भी ये शोभा बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर 2019-20, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैड द लोएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर शुगर केन प्रोडक्शन। 2019-20 के अनुसार बिहार के किस जिले में गन्ना उत्पादन के लिए सबसे कम उत्पादकता थी। तो सबसे कम उत्पादकता गन्ना उत्पादन के लिए, यानी प्रति हेक्टर सबसे कम जहां उत्पादन हो, पर हेक्टर द लोएस्ट प्रोडक्शन फॉर शुगर केन, गन्ना के लिए, वो है आपका सीतामढ़ी। और आंसर है आपका 40.15 टन पर हेक्टर। तो बिहार का किशनगंज जो जिला है
गन्ना उत्पादन में सबसे कम उत्पादकता यहाँ देखा गया, माफ़ कीजिएगा सीतामढ़ी। 5 का सही आंसर है सीतामढ़ी, माफ़ कीजिएगा किशनगंज कह दिए तो। 5 का सही ऑप्शन है बी सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 6, अब हम लोग मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना इन बिहार? इट डिस्ट्रीब्यूट्स सब्सिडाइज सर्टिफाइड सीड्स टू फार्मर बेनिफिशरीज। फार्मर्स को चुना जाता है, उनके क्राइटेरिया है, आगे हम लोग बात करेंगे, और उसको सब्सिडाइज्ड सीड्स दिया जाता है। सर्टिफाइड सीड्स मीन्स जो क्वालिटी वाइज अच्छा हो और जिससे उत्पादन उत्पादकता दोनों बढ़े। अब आप पूछेंगे हमसे कि फार्मर बेनिफिशियरी, जो फार्मर को सब्सिडाइज सीड्स मिलता है, ये फार्मर कैसे चुने जाते हैं? दे आर सेलेक्टेड थ्रू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये भी सही है। अब आप पूछेंगे कि इनको सब्सिडी कितना दिया जाता है, तो पर क्विंटल रुपीज 180 पर क्विंटल। तो 6 का सही ऑप्शन है डी। हिंदी में पढ़ते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये किसान लाभार्थियों को सब्सिडी वाले प्रमाणित बीज वितरित करता है, सही बात है। किसान लाभार्थी चुने जाते हैं, इनको कम दाम पे गुणवत्ता वाला प्रमाणित बीज दिया जाता है ताकि आपका गन्ना का उत्पादन बढ़े। ये आपका सही है। अब सवाल उठता है कि यह लाभार्थियों का चयन कौन करता है? तो जो पंचायती राज के संस्थान हैं इन लाभार्थियों का चयन करते हैं। अब तीसरा पॉइंट उठता है कि इनको सब्सिडी कितना दिया जाता है, तो 180 रुपया प्रति क्विंटल। तो 6 का सही ऑप्शन है डी सभी विकल्प। 6 का सही ऑप्शन है डी सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना को डिस्कशन को और आगे ले चलते हैं, और इसके लिए है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द सब्सिडी इज ₹210 पर क्विंटल फॉर SC/ST। ये सही है, 180 रुपया साधारण के लिए है सब्सिडी, लेकिन जब SC/ST की बात होती है तो उनके लिए सब्सिडी है 210 रुपया। कितने भूमि पे ये सर्टिफाइड सीड के द्वारा आप शुगर केन प्रोडक्शन कर सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम लैंड सीलिंग? मैक्सिमम इज 2.5 एकर्स, है ना। ये जो हम लोग सर्टिफाइड सीड्स की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना में दिया जाता है, वो सर्टिफाइड सीड आता कहाँ से है? एक मोतीपुर जगह है और यहाँ पे एक संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च का एक रीजनल सेंटर है मोतीपुर में। यहीं पे ब्रीडर शीट, यहीं पे आपका सर्टिफाइड सीड्स बनता है। तो 7 का सही ऑप्शन है डी। हिंदी में, बिहार में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सब्सिडी ₹2010 प्रति क्विंटल है, ये सही है। अधिकतम भूमि सीमा जिस पे कि ये बीज दिया जा सकता है वो 2.5 एकड़ है। और ये जो बीज है, सर्टिफाइड बीज है, प्रमाणित बीज है, प्रजनक बीज है, इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च का रीजनल सेंटर है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र है मोतीपुर में, और इसी मोतीपुर से इस तरह के बीज का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 8, वाई हॉर्टिकल्चर इज पॉपुलर अमॉन्ग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन बिहार? बिहार में देखा गया है कि बागवानी छोटे या सीमांत किसानों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि देखिए यहाँ मशीन ज़्यादा, यदि मशीन इस्तेमाल होता बागवानी में
तो छोटे किसान और सीमांत किसान, गरीब किसान इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये लेबर इंटेंसिव है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रम की ज़रूरत है, बिहार में आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बागवानी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इट ऑफर्स सब्सटैंशियल एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ज़्यादा रोजगार ही प्रदान करता है, और यदि रोजगार प्रदान किया तो इट ऑफर्स इनकम अपॉर्चुनिटीज। तो हॉर्टिकल्चर इज पॉपुलर अमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन बिहार बिकॉज इट इज लेबर इंटेंसिव, बिकॉज इट ऑफर्स सब्सटैंशियल एम्प्लॉयमेंट एंड बिकॉज इट ऑफर्स इनकम अपॉर्चुनिटीज। तो 8 का सही ऑप्शन है डी। हिंदी में बिहार में छोटे और सीमांत किसानों के बीच बागवानी क्यों लोकप्रिय है? ये श्रम प्रधान है, मशीन प्रधान नहीं है। मशीन प्रधान होता तो छोटे और सीमांत किसान इसमें सम्मिलित नहीं हो पाते, लेकिन चूंकि श्रम प्रधान है, आबादी ज़्यादा है, तो ये आपका लोकप्रिय हो गया। इसके द्वारा रोजगार प्रदान होता है, और चूंकि रोजगार प्रदान होता है, आय का भी अवसर मिलता है। तो 8 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 8 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। अब चलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, आपका फल और सब्जियों। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आउट ऑफ द टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया इन बिहार? बिहार में जो फसल क्षेत्र है, कुल फसल क्षेत्र है, सकल फसल क्षेत्र है, ग्रॉस क्रॉप एरिया है, उसमें से कितने प्रतिशत पर फल और सब्जियों का उत्पादन होता है? What is the percentage of fruits and vegetables out of total gross crop area in Bihar? The answer is 6%. क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है 6%, 6%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Which fruit has the highest share in food production in बिहार? बिहार में बहुत सारे फल का उत्पादन होता है। इस फल के उत्पादन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कौन से फल का है? तो वो है आपका आम, वो है आपका मैंगो, और इसका योगदान है 35.9% ऑफ ऑल द फ्रूट्स। बिहार में जितने भी फल उत्पादन होते हैं उसमें से आम का जो हिस्सा है वो 35.9% है। 35.9%। 10 का सही ऑप्शन है ए। 10 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग डिस्कस किए थे कि बिहार में जितने भी फल होते हैं सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन सा फल उगाया जाता है, तो वो है आपका आम 35.9%। अब देखिए इसी के सीरीज़ में करीब 10 क्वेश्चन और है जो आपके टेस्ट 7 में नहीं मिला है। जैसे ही रिकॉर्डिंग ख़त्म होगा हम टेस्ट 7 जो है ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तुरंत आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। लेकिन चूंकि ये सीरीज़ में है, श्रृंखला में है, श्रृंखला गड़बड़ हो जाएगा, तो हम लोग अगला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी 10 डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करना चालू करेंगे। ये सेट 10 क्वेश्चन का सेट सप्लीमेंट्री है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया गया था, लेकिन अभी दोबारा देखने से लगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है, श्रृंखला में आ जाएगा। तो अभी हम लोग बात किए थे कि बिहार में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है, पूरे फल में इसका जो कंट्रीब्यूशन है 35.9% है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि विच फ्रूट हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन बिहार। बिहार में सर्वाधिक उत्पादकता वाला फल कौन सा है? तो वो है आपका बनाना। ये है आपका बनाना, 43.4 टन पर हेक्टर। बिहार में सर्वाधिक उत्पादकता वाला फल जो है वो है आपका केला। तो क्वेश्चन नंबर 1, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है आपका बी। सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच फ्रूट हैज़ द लोएस्ट प्रोडक्टिविटी इन बिहार। बिहार में सबसे कम उत्पादकता वाला फल कौन सा है? तो वो है आपका मस्क मेलन, 5.5 टन पर हेक्टर। हिंदी में कहते हैं मस्क मेलन को खरबूजा। तो खरबूजा एक ऐसा फल है बिहार में जिसकी उत्पादकता सबसे कम है।
2 का सही ऑप्शन है डी। वेयर क्वेश्चन नंबर 3, वेयर अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी इन बिहार हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बनाना। देखिए एक प्रयोगशाला है ना, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, कहने का मतलब कि हाइब्रिड सीड्स के मदद से ऐसा हम लोग केला बनाएंगे जिससे कि उसकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होगी, क्वालिटी वाइज भी गुणवत्ता वाइज भी वो सही है। तो ऐसे प्रयोगशाला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी और हिंदी में बोलते हैं संवर्धन प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे है, वेयर अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी इन बिहार हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बनाना। ये है आपका स्टैब्लिश किया गया है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर। तो सही ऑप्शन है 3 का सी। सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। विभिन्न प्रकार के केले के खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार में उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो वो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर 2019-20 डाटा विच डिस्ट्रिक्ट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बनानाज इन बिहार। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में केले का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? देखिए प्रमुख उत्पादक जिला आपका कटिहार है, वैशाली है और मुजफ्फरपुर है। प्रमुख लीडिंग प्रोड्यूसर है ना, तो प्रमुख उत्पादक जिला जो है आपका ए है कटिहार, बी है वैशाली और सी है मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। यदि हम लोग प्रोडक्शन की बात करें, संख्या की बात करें, तो सबसे ज़्यादा संख्या प्रोड्यूसर हैं आपके कटिहार 2.29 लाख टन, वैशाली 1.53 लाख टन, मुजफ्फरपुर 1.39 लाख टन। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बनानाज इन बिहार आर कटिहार, वैशाली एंड मुजफ्फरपुर। बिहार में केले का प्रमुख उत्पादक वाला जिला जो है आपका कटिहार है, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है। लेकिन सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन जो होता है बिहार गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, मुजफ्फरपुर मत डालिएगा, वो है आपका कटिहार, वो है आपका कटिहार। तो 4 का सही ऑप्शन है ए, 4 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर 2019-20 डाटा विच डिस्ट्रिक्ट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गुआवाज इन बिहार। मतलब जो बिहार सरकार के पास जो आंकड़ा है 2019-20 तक, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा गुआवा अमरूद कहाँ होता है? तो देखिए 3 प्रमुख एरिया है जहाँ पे गुआवा होता है बिहार में, नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? क्या नालंदा में होता है, क्या मुजफ्फरपुर में होता है, क्या रोहतास में होता है? आंसर है नालंदा, 1.71 लाख टन, 1.7 लाख टन। 2019 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अमरूद का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार में प्रमुख उत्पादक जिला है नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास अमरूद के लिए, बिहार सरकार के रिपोर्ट के अनुसार। गाइड के चक्कर में मत पड़िए। सवाल उठता है सबसे ज़्यादा अमरूद कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा अमरूद होता है आपका नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर 2019-20 डाटा विच डिस्ट्रिक्ट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज इन बिहार। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में आम का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है आपका दरभंगा। 6 का सही ऑप्शन है ए, दरभंगा। 6 का सही ऑप्शन है ए, दरभंगा। बिहार में आम का प्रमुख उत्पादक जिला दरभंगा है, ए। 7, एज पर 2019-20 डाटा विच डिस्ट्रिक्ट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन बिहार। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है आपका मुजफ्फरपुर, वो है आपका मुजफ्फरपुर। 7 का है सही ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। 7 का सही ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रीमियम वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स इन बिहार। जो बिहार में, यदि सही पूछा जाए कि बिहार में कौन सा फल, किस फल के लिए बिहार जाना जाता है, तो उसी पे क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर का शाही लीची, भागलपुर का जर्दालू मैंगो और पटना का दीघा मालदा आम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रीमियम वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स इन बिहार? शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर, यस। जर्दालू मैंगो ऑफ भागलपुर, यस। एंड दीघा मालदा मैंगो ऑफ पटना। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। निम्नलिखित में से कौन बिहार में प्रमुख प्रजाति के फल हैं? मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर के जर्दालू आम और पटना के दीघा मालदा आम। तो 8 का सही ऑप्शन है डी। 8 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन इन बिहार? निम्नलिखित में से किस सब्जी का बिहार में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो है आपका आलू, पोटैटो, 77.10 लाख टन। निम्नलिखित में से किस सब्जी का बिहार में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आंसर है ए, आलू, 77.10 लाख टन। 9 का सही ऑप्शन है ए, पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर 2019-20 विच वेजिटेबल हैज द हाईएस्ट ग्रोथ इन प्रोडक्शन? 2019-20 के अनुसार किस सब्जी के उत्पादन में वृद्धि दर सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा सब्जी कौन सा है, सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन कौन सा है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कि कौन से फल का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किसका है? तो वो है आपका स्वीट पोटैटो, 26.6%। वो है आपका स्वीट पोटैटो 26.6%। शकरकंद 26.6%। तो 10 का सही ऑप्शन है ए। 10 का सही ऑप्शन है ए। लीची सुरक्षा अभियान बिहार सरकार की एक परियोजना है जिसके द्वारा किसान अपने लीची को स्टोरेज में रख सकते हैं और इसका चार्ज होता है 60 दिनों के लिए 5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11 वही कह रहा है आपका कि अंडर द लीची सुरक्षा अभियान हाउ मच अमाउंट हैज़ टू बी स्पेंट बाय द फार्मर्स फॉर द स्टोरेज ऑफ लीची? ऑप्शन ए, ₹5 फॉर 60 डेज। लीची सुरक्षा अभियान के तहत किसानों को लीची के भंडारण के लिए कितनी राशि खर्च करनी पड़ती है? तो 60 दिनों के लिए 5 रुपये। 11 का सही ऑप्शन है ए। लीची सुरक्षा अभियान गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लीची के लिए ही ये समर्पित है, डेडिकेटेड फॉर द लीची प्रोडक्शन इन बिहार। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ गॉट अ टेक्निकल पार्टनर इन इट ताकि अच्छा से अच्छा लीची का उत्पादन हो सके। तो लीची सुरक्षा अभियान के तहत बिहार सरकार का वो तकनीकी भागीदार कौन है? क्वेश्चन है, हु इज़ द टेक्निकल पार्टनर ऑफ बिहार गवर्नमेंट अंडर लीची सुरक्षा अभियान? सही ऑप्शन है ए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई। लीची सुरक्षा अभियान के तहत बिहार सरकार का तकनीकी भागीदार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई है। 12 का सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच वेजिटेबल हैड द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन बिहार इन द ईयर 2019-20? वर्ष 2019-20 में बिहार में किस सब्जी की उत्पादकता सबसे अधिक थी? तो वो सही आंसर है पोटैटो, 26.7 टन प्रति हेक्टर। 26.7 टन पर हेक्टर। तो बिहार में सब्जी की उत्पादकता सबसे अधिक आलू की थी 2019-20 के डाटा के अनुसार, और वो है 26.6 टन प्रति हेक्टर। 13 का सही आंसर है ए। विच वेजिटेबल हैड द लोएस्ट प्रोडक्टिविटी इन बिहार इन द ईयर 2019-20? अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार में कौन सी सब्जी है जिसकी उत्पादकता सबसे कम थी, प्रति हेक्टर वेरी लो। जैसे हम लोग पोटैटो का देखें, आलू का देखें, 26.7 टन पर हेक्टर। सबसे कम जो वेजिटेबल जिसका प्रोडक्टिविटी है वो है आपका पीस, 5.9 टन पर हेक्टर। मटर, हिंदी में मटर, 5.9 टन प्रति हेक्टर।
क्वेश्चन नंबर 14, विच वेजिटेबल had the lowest productivity in Bihar in the year 2019-20? आंसर इज डी, पीस। वर्ष 2019-20 में बिहार में किस सब्जी की उत्पादकता सबसे कम थी? तो सही आंसर है डी, मटर। सही आंसर है डी, मटर। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर 2019-20 डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोटैटो इन बिहार? कहने का मतलब है कि बिहार में जो आलू का उत्पादन होता है, तो बिहार में वो कौन सा अग्रणी जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है? तो ऑब्वियसली पटना, नालंदा और वैशाली। पटना, नालंदा और वैशाली याद रखिएगा। और जितने भी कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन जो पोटैटो का, आलू का बिहार में होता है, उसका 23.9%, 23.9% पोटैटो प्रोडक्शन, आलू का उत्पादन पटना, नालंदा और वैशाली से होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर 2019-20 डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पोटैटो इन बिहार? पटना, नालंदा एंड वैशाली, एंड दे टुगेदर अकाउंट फॉर 23.9% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन से जिले आलू के सबसे अधिक उत्पादन वाले जिले हैं? पटना, नालंदा और वैशाली, कुल मिलाकर इनका 23.9%, आलू के कुल उत्पादन का 23.9% उत्पादन पटना, नालंदा और वैशाली से होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एज पर 2019-20 डाटा विच डिस्ट्रिक्ट हैड द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन पोटैटो फॉर बिहार? हम लोग उत्पादन की बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका पटना, नालंदा, वैशाली में होता है। सबसे ज़्यादा मीन्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, संख्या के आधार पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 है उत्पादकता, प्रति हेक्टर, पर हेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो एज पर 2019-20 डाटा विच डिस्ट्रिक्ट हैड द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन पोटैटो फॉर बिहार? आंसर इज सिवान, 35.25 टन पर हेक्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में अंतर है, इसी अंतर को आपको हमेशा आगे लेके चलना है। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के लिए आलू की सबसे अधिक उत्पादकता किस जिले में थी? तो वो था आपका सिवान, 35.25 टन प्रति हेक्टर। 16 का सही ऑप्शन है डी। अब हम लोग चलते हैं प्याज पे, अनियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर लीड प्रोड्यूसर्स ऑफ अनियंस इन बिहार? बिहार में निम्नलिखित में से कौन से जिले प्याज के प्रमुख उत्पादक हैं? याद रखिएगा, नालंदा, वेस्ट चंपारण या पश्चिम चंपारण और पटना। नालंदा, पश्चिम चंपारण और पटना, बिहार का जितना भी प्याज का उत्पादन होता है उसका 24.2% नालंदा, वेस्ट चंपारण और पटना से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर लीड प्रोड्यूसर्स ऑफ अनियंस इन बिहार? वह है नालंदा, वेस्ट चंपारण और पटना, एंड 24.2% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से जिले प्याज के प्रमुख उत्पादक हैं? नालंदा, पश्चिम चंपारण और पटना। अब ये कुल जो है इनका 24.2%। आपके बिहार में जितना भी अनियन का, प्याज का उत्पादन होता है, 24.2% प्याज जो है नालंदा से, पश्चिम चंपारण से और पटना से आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीड डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉलीफ्लावर? अब हम लोग फूल गोभी पे चलते हैं। तो फूल गोभी के उत्पादन में कौन सा जिला प्रमुख है? तो वह वैशाली, कटिहार और नालंदा। याद रखिएगा, वैशाली, कटिहार और नालंदा, दे आर द लीड डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉलीफ्लावर। वैशाली, कटिहार और नालंदा आपके अग्रणी जिला हैं फूल गोभी के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉलीफ्लावर? वैशाली, कटिहार एंड नालंदा। वैशाली, कटिहार और नालंदा फूल गोभी के उत्पादन के लिए बिहार में वैशाली, कटिहार और नालंदा प्रमुख जिले हैं। 18 का सही ऑप्शन ए। व्हेन वाज नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्टेड? राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया था 2005 और 6 में, है ना। 10वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी, 10th 5-year प्लान था, और ये भारत सरकार का योजना है जिसमें कि 85% वित्तीय सहायता भारत सरकार से मिलता है और फिर 15% राज्य सरकार को इसमें देना होता है।
तो व्हेन वाज नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्टेड, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2005-6 में। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना 10th 5-year प्लान 2005-6 में शुरू हुआ था, उसी के तहत ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट किया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम है। फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 85% का है और स्टेट गवर्नमेंट का यानी बिहार गवर्नमेंट का 15% है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फ्लावर हैड द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन बिहार इन 2019-20? अब हम लोग फूल पे चलते हैं कि कौन से फूल का बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था 2019-20 में। क्या वो चमेली था, गुलाब था, गेंदा था या ट्यूबरोज था? तो सही आंसर है मेरीगोल्ड यानी गेंदा का फूल, 7.3 thousand टन, 7.3 हजार टन। तो विच फ्लावर हैड द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन बिहार इन 2019-20? आंसर इज मेरीगोल्ड, 7.3 thousand टन्स। 2019-20 में बिहार में किस फूल का सबसे अधिक उत्पादन हुआ? तो वो गेंदा, 7.3 हजार टन। क्वेश्चन नंबर 21, कृषि जल ऐप इज रिलेटेड टू विच प्रोग्राम ऑफ बिहार गवर्नमेंट? हर खेत को पानी। कृषि जल ऐप बिहार सरकार के किस कार्यक्रम से संबंधित है? हर खेत को पानी। ये बिहार सरकार का एक परियोजना है, योजना है, कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। हर खेत को पानी मीन्स हर एक एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेटेड वाटर मिलेगा, सिंचाई का जल मिलेगा। ये कृषि जल जो ऐप है, इसमें आपको जितना भी रेवेन्यू राजस्व का जितना भी रिकॉर्ड है आपको डिजिटल मोड में मिल जाएगा। हर एक सर्वेक्षण वर्क, सर्वेक्षण कार्य, रेवेन्यू वर्क, सर्वे वर्क, कहाँ कहाँ सिंचाई की पानी पहुँची, एवरीथिंग आपको जो है कृषि जल ऐप में मिल जाएगा। तो 21 का सही ऑप्शन है ए। 21 का सही ऑप्शन है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर चोजन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वे चोजन फॉर द पायलट स्कीम ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम? बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की पायलट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस जिले को चुना गया था? देखिए, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, इसका मतलब है कि देखिए बिहार की जो कृषि है जलवायु पर निर्भर है, यहाँ की बारिश पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। तो बिहार एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। तो क्लाइमेट में जो भी चेंजेस होता है कृषि पे उसका जो जब जरूरत ना हो तो बारिश हो जाता है, ओला पड़ जाता है तो सारा फसल नष्ट हो जाता है। तो बिहार गवर्नमेंट एक ऐसा पायलट प्रोग्राम चालू की है कि जो कि क्लाइमेट से जिसको ज़्यादा फर्क ना पड़े और क्लाइमेट में भी इफेक्टिव रहे। तो इसी का नाम है क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम और जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। अब कौन कौन सा ये पायलट प्रोजेक्ट मैंने शुरुआत में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में चालू हुआ? नालंदा, नवादा, गया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और मधुबनी। यानी 22 का डी, ऑल द ऑप्शन। सही ऑप्शन 22 का है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ये जो हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोग्राम जो बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो क्वेश्चन नंबर 22 में डिस्कस किए, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में डिस्कस किए कि ज़्यादा बिहार को कृषि को इस तरह से विकसित किया जाए, ऐसे खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किया जाए, ऐसे बीज का इस्तेमाल किया जाए, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि बहुत ज़्यादा जलवायु का जो बेमौसम बरसात हो जाए या बरसात ना हो उससे ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो इसमें अनुसंधान की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ बिहार सरकार टाई अप की है। तो वो कौन कौन सा संस्थान है? ऐसे तो ये सिर्फ क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूशंस है, तो याद रखिएगा बोरलॉन्ग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया ये पूसा में है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में है और इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो पेरू में है। बोरलॉन्ग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया पूसा में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू में है। ये 3 संस्थान हैं जिसके साथ बिहार सरकार टाई अप की है कि बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चले। क्वेश्चन है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था 2 है। एक है आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला और दूसरा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो पेरू। 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है।
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू। 23 का है बी और सी। 24 एट विच प्लेसेस डू वी हैव सीड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस ऑफ बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड। मैंने बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड का कौन से जगह पे बीज का प्रसंस्करण कार्य चलता है? तो ये चलता है कुदरा में, कुदरा कैमूर है ना, कुदरा कैमूर और शेरघाटी और हाजीपुर में खुलने वाला है। तो कुदरा, शेरघाटी और हाजीपुर। 24 का सही ऑप्शन है ए, कुदरा जो कि कैमूर में है, शेरघाटी और हाजीपुर। कुदरा, शेरघाटी और हाजीपुर। 24 का है सही ऑप्शन ए। 25 वेयर इज बिहार राज्य बीज निगम्स लिमिटेड प्रोपोज गोडाउन। जो बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड है जो बीज बनाएगी तो उसके लिए उसको स्टोरेज भी चाहिए, गोदाम भी चाहिए। तो इसके लिए स्टोरेज जो है गोदाम कहाँ सोच रही है बिहार सरकार बनाने का? बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड है, कहाँ पे गोदाम बनाने का सोच रही है? तो सोच रही है कुदरा में। 25 का सही ऑप्शन है ए। 25 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं हम लोग पशुधन पे। बिहार में पशुधन ये कृषि के सहवर्ती क्षेत्र में आता है, एग्रीकल्चर के अलाइड एक्टिविटीज़ में लाइफ स्टॉक आता है। क्वेश्चन नंबर 26 एज पर 2019-20 डाटा व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक टू बिहार जीएसडीपी इन परसेंटेज? आंसर इज 6%। 2020-19 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन का प्रतिशत में क्या योगदान है? मतलब जो आपका बिहार का जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन का माने इससे कितना आय आता है या जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उसका कितना योगदान है? तो वो है आपका 6%। 26 का है ए 6%। अच्छा, अभी हम लोग बात किए पूरे बिहार के जीएसडीपी में, पूरे बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हम लोग बात किए हैं बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अब हम लोग बात करते हैं कि कृषि का भी अपना एक जीएसडीपी होगा, आर्थिक व्यवस्था में कृषि का भी योगदान होगा और कृषि के ही सहवर्ती क्षेत्र में आपका पशुधन आता है या लाइफ स्टॉक आता है। तो बिहार का एग्रीकल्चर जीएसडीपी में पशुधन लाइफ स्टॉक का कितना परसेंटेज है? क्वेश्चन को समझिए, यानी बिहार के कृषि राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन का कितना योगदान है? क्वेश्चन नंबर 27 वही है, एज पर 2019-20 डाटा व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक टू बिहार एग्रीकल्चर जीडीपी इन परसेंटेज? तो आंसर है आपका बी 32%। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की कृषि राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन का प्रतिशत में क्या योगदान है? तो योगदान है आपका 32%। 28 As per 2019 livestock census, which among the following has the highest population? देखिए पशुधन का जनगणना बिहार में 2019 में हुआ था और इस जनगणना में सबसे ज़्यादा कौन सा पशु बिहार में है? उसी पे क्वेश्चन है 28 As per 2019 livestock census, which among the following has the highest population? 2019 में पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? पहला है गाय बैल 15.4 मिलियन, फिर आपका गोट पॉपुलेशन बकरे और बकरियां, फिर बफेलो पॉपुलेशन भैंस और भैंसा, और चौथा है आपका पोल्ट्री मुर्गी। तो सही आंसर है कैटल पॉपुलेशन। सही आंसर है कैटल पॉपुलेशन 15.4 मिलियन। सही आंसर है गाय और बैल। 28 का सही ऑप्शन है ए। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ बिहार आर एम टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस? देखिए बिहार में पशु हैं, उनको बहुत सारे संक्रामक रोग भी हो सकता है। तो ऐसे पशुओं को जिसको कि संक्रामक रोग हो गया हो उनकी रक्षा करने के लिए बिहार में क्या कोई प्रोग्राम है? The animals in Bihar, the livestock population in Bihar will get infected with some infectious diseases. So which of the following programs in Bihar are there to control these infectious diseases? Question number 29 वही है। Which of the following programs of Bihar are aimed to protect the animals against various infectious diseases?
तो ये पहला है पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवाड़ा और दूसरा है नेशनल लाइव स्टॉक डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम। तो 29 का ए और बी। बिहार के निम्नलिखित में से किन कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न संक्रामक रोगों से जानवरों की रक्षा करना है? तो पहला है पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवाड़ा और दूसरा है राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो 29 का है आपका सही ऑप्शन ए और बी। 29 का सही ऑप्शन ए और बी। अच्छा, अब देखिए बिहार में ऐसा कोई प्रोग्राम है जो कि जानवरों को स्वास्थ्य सेवा दे, चिकित्सा सेवा दे, आश्रय दे, चारा प्रदान करे, है ना? डू वी हैव एनी प्रोग्राम इन बिहार वेयर द एनिमल्स, द लाइव स्टॉक आर प्रोवाइडेड विद वेटनरी सर्विसेज, शेल्टर एंड फीड? क्वेश्चन नंबर 30 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड वेटनरी सर्विसेज, शेल्टर एंड फीड टू द गोट रेयरर्स इन द स्टेट? तो सी है सही आंसर पशु सखी। पशु सखी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राज्य में बकरी पालकों को पशु चिकित्सा सेवाएं, आश्रय और चारा प्रदान करता है? तो वो है आपका पशु सखी। 30 का सही ऑप्शन है सी। 30 का सही ऑप्शन है सी। सीड रिप्लेसमेंट रेट, बीज प्रतिस्थापन दर। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। अब हम लोग जो है पारंपरिक बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं कृषि के लिए। वी आर यूजिंग ट्रेडिशनल सीड्स फॉर और एग्रीकल्चर पर्पस। आपका अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और हम लोग बेहतर क्वालिटी का गुणवत्ता वाला बीज सीड्स लेके आ रहे हैं। जब आप पारंपरिक बीज को गुणवत्ता वाले बीज से प्रतिस्थापन करते हैं, कहने का मतलब ये है आपका पारंपरिक बीज, मान लीजिए 100 में से आप 4 नया क्वालिटी वाला, अनुसंधान वाला, रिसर्च वाला नया सीड्स आया, ये नया सीड आया, तो 4/100 है ना, इंटू 100 कहलाएगा बीज प्रतिस्थापन दर या सीड रिप्लेसमेंट रेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है बहुत अच्छा, नहीं समझ में आ गया तो आप व्हाट्सएप या जो भी आपको मैसेज का तरीका लगे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो सीड रिप्लेसमेंट रेट इज अ मेजर ऑफ व्हाट? क्वालिटी सीड्स। बीज प्रतिस्थापन दर किसका माप है? गुणवत्ता वाले बीज का। तो 31 का सही ऑप्शन है ए। 31 का सही ऑप्शन है ए। व्हाट इज द सीड रिप्लेसमेंट रेट इन इंडिया इन परसेंटेज? भारत में बीज प्रतिस्थापन दर प्रतिशत में क्या है? वो है 15%। कहने का मतलब 100 जो ट्रेडिशनल सीड है, पारंपरिक बीज है, उसको नए बीज से, क्वालिटी सीड से जो आप रिप्लेस किए वो है 15, 100 में से 15। तो 32 का सही आंसर है 15%। 33, व्हाट इज द सीड रिप्लेसमेंट रेट फॉर राबी मेज फॉर द ईयर 2019-20 इन बिहार इन परसेंटेज? बिहार में, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में वर्ष 2019-20 के लिए रबी मक्का, जो रबी फसल है मक्का, इसके लिए बीज प्रतिस्थापन दर प्रतिशत में क्या है? तो वो है 99.4%, 99.44%। 33 का सही ऑप्शन है ए। 34, व्हाट इज द सीड रिप्लेसमेंट रेट फॉर खारिफ पैडी फॉर द ईयर 2019-20 इन बिहार इन परसेंटेज? बिहार में वर्ष 2019-20 के लिए खरीफ धान के लिए बीज प्रतिस्थापन दर प्रतिशत में क्या है? खरीफ फसल पैडी, खरीफ फसल धान, इसमें धान में बीज प्रतिस्थापन दर क्या है? सीड रिप्लेसमेंट रेशियो क्या है? 45.75, 45.75, 45.75%। 35 देखते हैं।
What was the total fertilizer consumption in Bihar for the year 2019-20 lakh tons? वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल उर्वरक खपत लाख टन में कितनी थी? तो बिहार में 2019-20 में लाख टन में 36.24 लाख टन थी, 36.24। 35 का सही ऑप्शन है ए। 36 Which type of fertilizer was most used in Bihar during the year 2019-20? देखिए बिहार में 3 तरीके का खाद इस्तेमाल होता है। एक यूरिया, दूसरा होता है डीएपी जिसको हम लोग डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, और तीसरा होता है एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटाश। पहले तो ये याद रखिए कि बिहार में 3 तरीके का फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। पहला है यूरिया, दूसरा है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, और तीसरा है नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटाश। 2019-20 का जो डाटा है हमारा, इसमें उर्वरक का कौन सा उर्वरक का सबसे अधिक उपयोग हुआ है? तो आंसर है यूरिया 62.63% और सेकेंड नंबर पे है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट 19.68%। तो 36 का सही ऑप्शन है ए। 37 Where was the highest consumption of urea in Bihar in the year 2019-20? वर्ष 2019-20 में बिहार में यूरिया की सबसे अधिक खपत कहाँ हुई? तो सबसे अधिक खपत हुई है पूर्णिया में। सबसे अधिक यूरिया का सबसे ज़्यादा उर्वरक खपत हुआ है पूर्णिया में, 1.20 लाख टन, 1.20 लाख टन। वर्ष 2019-20 में बिहार में यूरिया की सबसे अधिक खपत पूर्णिया में हुई है। 37 का ए। 38 Which district recorded the highest consumption of fertilizer for the year 2019-20 in Bihar? बिहार में वर्ष 2019-20 के लिए उर्वरक की सबसे अधिक खपत किस जिले में दर्ज की गई है ना? हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर। अभी हम लोग 37 में क्या पढ़े थे? यूरिया। अब हम लोग ओवरऑल जितना भी फर्टिलाइजर है बिहार में, यूरिया, डीएपी, एनपीके, इसका सबसे ज़्यादा खपत कहाँ पे हुआ है बिहार में, है ना? जितना भी उर्वरक है, चाहे यूरिया हो, एनपीके हो, डीएपी हो, इसका सबसे ज़्यादा खपत कहाँ हुआ है? 38 Which district recorded the highest consumption of fertilizer for the year 2019-20 in बिहार? तो आंसर है आपका पूर्णिया, 2.23 लाख टन। आंसर है पूर्णिया, 2.23 लाख टन। 38 का ए। 39 Which district recorded the highest subsidy for the purchase of zero tillage machine in Bihar for the year 2019-20? देखिए बिहार सरकार जो है मशीन माने कि ताकि कृषि का आधुनिकरण हो सके, मशीनीकरण हो सके, ऑटोमेशन हो सके एग्रीकल्चर का, तो बिहार सरकार करती है कि बहुत सारे ट्रैक्टर, बहुत सारे कृषि यंत्र पे सब्सिडी देती है। उसी में से एक मशीन है जीरो टीलेज मशीन। ये राइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा आपको इसमें जो है आपको ज़्यादा हल की तरह चलाना नहीं पड़ता है, तो कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम आ सकता है। यही है जीरो टीलेज मशीन का उद्देश्य। तो 39 वही है। विच डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सब्सिडी फॉर द परचेज ऑफ जीरो टीलेज मशीन्स इन बिहार फॉर द ईयर 2019-20? तो आंसर है आपका रोहतास, 69। बिहार में वर्ष 2019-20 के लिए सब्सिडी द्वारा जीरो टीलेज मशीन की खरीद सबसे अधिक किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा रोहतास में जीरो टीलेज मशीन खरीदा गया, 69। 40 विच डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सब्सिडी फॉर द परचेज ऑफ पंप सेट इन बिहार फॉर द ईयर 2019-20? अब देखिए इसका डाटा को ना हम लोग को 21-22 तक भी ले जाएंगे, ये सब डाटा, ताकि सारा डाटा आपके पास रहे और आप एकदम 100% है ना बिहार इकोनॉमी के एक क्वेश्चन आप कर सके। तो अब क्वेश्चन ये है कि बिहार में पंप सेट के लिए भी बिहार सरकार का योजना है, और बिहार सरकार इसमें जो है ये सब्सिडी देती है किसानों को कि यदि आप पंप सेट खरीदिएगा सिंचाई के लिए तो बिहार सरकार आपको मदद करेगी, सब्सिडी देगी, वित्तीय सहायता देगी। तो विच डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सब्सिडी फॉर द परचेज ऑफ पंप सेट्स इन बिहार फॉर द ईयर 2019-20? तो वो है आपका पटना, 556। तो बिहार में वर्ष 2019-20 के लिए सब्सिडी द्वारा पंप सेट मशीन की खरीद सबसे अधिक
पटना में दर्ज की गई है 556। 40 का सही ऑप्शन है बी। 40 का सही ऑप्शन है बी। बायोमास होता क्या है? जब हम लोग प्लांट और एनिमल मटेरियल को, पौधे के अपशिष्ट को या जंतु के अपशिष्ट को इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में, ताकि बिजली का उत्पादन हो, चाहे ऊर्जा का उत्पादन हो, उष्मा का उत्पादन हो, उसको हम लोग बायोमास कहते हैं। सो बायोमास इज बेसिकली अ प्लांट और एनिमल मटेरियल that is used as a fuel to produce electricity or heat. क्वेश्चन नंबर 41, कॉन्सेप्ट है एक, व्हाट इज वाटर यूज एफिशिएंसी? जल उपयोग दक्षता, ये इंपॉर्टेंट है, जल उपयोग दक्षता। व्हाट इज वाटर यूज एफिशिएंसी? इसका 3 मतलब होता है। पहला कि कितना कार्बन इकट्ठा हुआ बायोमास के रूप में, बायोमास के रूप में आत्मसात कार्बन की मात्रा। दूसरा, ग्रेन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड बाय द क्रॉप, मतलब यदि 1 लीटर आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी पे 2 ग्राम अनाज हुआ या 4 ग्राम हुआ, इसको हम लोग वाटर यूज एफिशिएंसी के तहत पढ़ते हैं। ग्रेन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड बाय द क्रॉप, ये भी सही है। फसल द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी की प्रति यूनिट उत्पादित अनाज। और तीसरा है रेशियो बिटवीन इफेक्टिव वाटर यूज एंड एक्चुअल वाटर विड्रॉल। मान लीजिए सिंचाई का व्यवस्था है और उसमें 10 लीटर पानी जा सकता है, तो हम लोग कहते हैं कि सिंचाई व्यवस्था में 10 लीटर पानी की क्षमता है। द टोटल वाटर कैरिंग कैपेसिटी इज 10 लीटर। बट हम लोग देख रहे हैं कि उसमें से जो पानी आ रहा है वो 7 लीटर या 8 लीटर है। तो इसी अनुपात को, इसी रेशियो को हम लोग वाटर यूज एफिशिएंसी में देखते हैं। तो रेशियो बिटवीन इफेक्टिव वाटर यूज एंड एक्चुअल वाटर विड्रॉल। तो 41 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। व्हाट इज वाटर यूज एफिशिएंसी इन इरिगेशन? यदि हम लोग सिंचाई में यही शब्द इस्तेमाल करें कि जल उपयोग दक्षता क्या होता है सिंचाई में, तो वो होता है रेशियो बिटवीन इफेक्टिव वाटर यूज एंड एक्चुअल वाटर विड्रॉल इज वाटर यूज एफिशिएंसीज इन इरिगेशन। सिंचाई में जल उपयोग दक्षता क्या है? प्रभावी जल उपयोग और वास्तविक जल निकासी के बीच का अनुपात। 42 का सही ऑप्शन है ए। 43, when was the water use efficiency in Bihar was the highest through major and medium irrigation projects? देखिए बिहार में बहुत सारे सिंचाई परियोजना चलता है, तो क्वेश्चन ये है कि बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजना जो मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो बिहार में चल रहा है, उसमें कौन सा वर्ष मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी देखा गया? मतलब जितनी क्षमता है क्या उसके बराबर पानी का निकासी हो रहा है? तो ये वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सा वर्ष था? तो वर्ष था 2016-17 73.56%। कहने का मतलब 100 लीटर में से 100 लीटर यदि क्षमता है तो 73.56 लीटर पानी निकल रहा था। 73.56 लीटर व एक्चुअल वाटर विड्रॉन। 43 का सही ऑप्शन है सी। 44, एज ऑफ मार्च 2020 व्हाट इज द इरिगेशन पोटेंशियल इन बिहार थ्रू मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स? मार्च 2020 तक बिहार में बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता क्या है? तो बिहार में लेटेस्ट डाटा हमारे पास मार्च 2020 तक का ही है, बिहार सरकार के पास भी है। तो इसमें बृहत और मध्यम सिंचाई जो परियोजना है, मेनी मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन बिहाफ ऑफ बिहार गवर्नमेंट। तो इसका इरिगेशन पोटेंशियल क्या है, कितना कृषि भूमि को ये सिंचाई कर सकती है? क्वेश्चन का मतलब ये है। तो टोटल इरिगेशन पोटेंशियल जो बिहार में है, ये आंसर नहीं है हमारा। टोटल इरिगेशन पोटेंशियल यानी कुल सिंचाई क्षमता बिहार का है, सिंचाई क्षमता वो है
117.54 लाख हेक्टेयर, 117.54 लाख हेक्टेयर ये टोटल इरिगेशन पोटेंशियल है बिहार का, इसको याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन है मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का कितना है क्षमता, तो वो है 36.89 लाख हेक्टेयर, 36.89 लाख हेक्टेयर ये बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना का सिंचाई क्षमता है। तो 44 का सही ऑप्शन है ए। 45, What has been the achievements of annual irrigation in Bihar in 2019-20 through major and medium irrigation projects? बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से बिहार में 2019-20 में वार्षिक सिंचाई की क्या उपलब्धि रही है, तो वो उपलब्धि है 25.82 लाख हेक्टेयर, 25.82 लाख हेक्टेयर है ना। व्हाट हैज़ बीन द अचीवमेंट ऑफ एनुअल irrigation in Bihar in 2019-20 through major and medium irrigation projects, तो 25.82 लाख हेक्टेयर, 25.82 लाख हेक्टेयर। सो क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन है बी। 46, व्हाट इज द टोटल एरिया ब्रॉट अंडर इरिगेशन थ्रू माइनर इरिगेशन स्कीम इन बिहार फॉर द ईयर 2019-20? देखिए वर्ष 2019-20 में बहुत सारी लघु सिंचाई योजना बिहार सरकार के द्वारा चालू की गई। देयर वर मेनी माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन बिहार बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2019-20। सो हाउ मच एरिया, कितना हेक्टेयर, कितना लाख हेक्टेयर बिहार सरकार उस साल 2019-20 में जोड़ी, तो वो है 1.5 लाख हेक्टेयर, 1.55 लाख हेक्टेयर, 1.55 लाख हेक्टेयर। 46 का सही ऑप्शन सी। 47, जब हम लोग लघु सिंचाई की बात करते हैं, माइनर इरिगेशन की बात करते हैं, तो बिहार में कौन कौन सा स्रोत से माइनर इरिगेशन होता है? एक है सरफेस कैनाल्स, जिसको हम लोग भूतल नहर कहते हैं, ये है आपका सरफेस कैनाल भूतल नहर। दूसरा है टैंक, आहार और पाइन, आप आहार का नाम सुने होंगे, पाइन सहित तालाब, ये है आपका पाइन आहार तालाब। और ये देखिए ये है आपका ट्यूबवेल, ये है आपका ट्यूबवेल। तो नलकूप, जिसको ट्यूबवेल को हिंदी में नलकूप कहते हैं। तो व्हाट आर द सोर्सेज फॉर माइनर इरिगेशन इन बिहार? सरफेस कैनाल्स, यस, टैंक्स, आर्स एंड पाइन्स, ट्यूबवेल्स। बिहार में लघु सिंचाई के स्रोत क्या हैं? भूतल नहर, पाइन सहित तालाब, और नलकूप। 47 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 47 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन माइनर इरिगेशन इन बिहार? जो हम लोग देखें कि बिहार में लघु सिंचाई योजना के तहत, माइनर इरिगेशन के तहत जो स्रोत है, एक है सरफेस कैनाल, भूतल नहर, दूसरा है टैंक्स, आहर, तीसरा है ट्यूबवेल, नलकूप। ये तीनों स्रोत में से सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई किससे हुआ? तो वो है आपका ट्यूबवेल, 57%। तो which of the following has the maximum contribution in minor irrigation in Bihar? That is your ट्यूबवेल, 57%। बिहार में लघु सिंचाई में निम्नलिखित में किसका योगदान सबसे अधिक है? नलकूप। 49, what is पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट? सहभागी सिंचाई प्रबंधन क्या है? देखिए जब सरकार कोई योजना बनाती है और उसमें साथ में किसान को भी ले लेती है, भाई किसान की भागीदारी तो जरूरी है ना। तो जब किसान की भागीदारी होती है तो किसान को भी लगता है कि ये जो सिंचाई का जल है उनका अपना है, तो इस जल को सही रूप से इस्तेमाल करें। इस सिंचाई योजना के तहत जो भी सुविधा है उसको अच्छा से रख रखाव करें, मेंटेनेंस करें, बेटर संचालन करें, सही मेंटेनेंस करें। तो इसी को हम लोग पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट कहते हैं, PIM कहते हैं, सहभागी सिंचाई प्रबंधन कहते हैं। तो 49 क्वेश्चन है
What is participatory irrigation management? Participation of farmers in the management of irrigation system. Yes. To create a sense of ownership of water resources and the irrigation system. भाई वीडियो सरकार के तरफ से, किसान के तरफ से पंच है या उस गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं, तो सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाता है, लगता है कि ये हमारा भी है. टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरीज थ्रू बेटर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. तो दिस इज योर राइट ऑप्शन डी. 49 का सही ऑप्शन है डी. सहभागी सिंचाई प्रबंधन क्या है? सहभागी सिंचाई प्रबंधन क्या है? सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी. ये सही है. जल संसाधन और सिंचाई प्रणाली के स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए. ये भी सही है. बेहतर संचालन और रख रखाव के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार करना. ये भी सही है. तो 49 का सही ऑप्शन है डी. ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प. 50. Which of the following was the first to recommend participatory irrigation management in India? भारत में सहभागी सिंचाई प्रबंधन की सिफारिश करने वाला पहला संस्था कौन था? इरिगेशन इंक्वायरी कमेटी बैठी थी 1938 में, 1938 में. इरिगेशन इंक्वायरी कमेटी, जिसको हम लोग विश्वेश्वरैया कमेटी कहते हैं. और इस कमेटी के द्वारा ये बात किया गया था कि भाई जो सिंचाई का जो प्रॉब्लम है, जो इरिगेशन का जो प्रॉब्लम है, या तो कुछ गांव वालों को दे दीजिए, गांव के समूह को दे दीजिए. गांव के समूह को देंगे ताकि उसका रख रखाव सब कुछ करते रहें, यदि गांव वाले तैयार हों तो. क्वेश्चन वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू रिकमेंड पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट इन इंडिया? तो ऑब्वियसली विश्वेश्वरैया कमेटी. और याद रखिएगा इसका जो डेट है 1938. भारत में सहभागी सिंचाई प्रबंधन की सिफारिश करने वाले पहला संस्था कौन था? तो विश्वेश्वरैया समिति. और इसका डेट 1938, 1938 याद रखिएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिकमेंडेड पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट इन इंडिया? देखिए पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट जो है विश्वेश्वरैया कमेटी तो करी थी. फिर दूसरा आपका कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, ये भी किए थे. फिर 6th और 7th 5-year प्लान भी हुआ था, और नेशनल वाटर पॉलिसी. यानी चारों पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम की बात की थी. तो भारत में सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्रणाली की सिफारिश विश्वेश्वरैया समिति, कमान एरिया विकास कार्यक्रम, 6ठी और 7वीं पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय जल नीति 1987. फिर 51 का सही ऑप्शन है ए बी सी डी. 52. बिहार में हाउ मेनी इरिगेशन सिस्टम्स आर अंडर पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम इन बिहार? बिहार में सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत कितनी सिंचाई प्रणालियां हैं? 64, 64, और 17 और पाइपलाइन में है. भविष्य में आप उसको देखेंगे. तो 52 का सही ऑप्शन है ए. 53. What is the ultimate irrigation potential in Bihar through major and medium irrigation projects? बिहार में बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से चरम सिंचाई क्षमता, मतलब कि इससे ज़्यादा सिंचाई क्षमता नहीं हो सकती है. तो ये चरम सिंचाई क्षमता, जिसको UIP कहते हैं, अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल कहते हैं, मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के द्वारा, बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के द्वारा बिहार में कितना है? वो है आपका 53.53 लाख हेक्टेयर, 53.53 लाख हेक्टेयर. 53 का सही आंसर है ए. 54. As of March 2020, how much irrigation potential has been created in Bihar through major and medium irrigation projects? ये डाटा इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए कल मेंस में एक क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार सरकार को कौन सा प्रोजेक्ट चलाना चाहिए, मेजर प्रोजेक्ट चलाना चाहिए, मीडियम या स्मॉल, लघु. ये क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है. इसलिए पीटी जो है गेटवे है आपको मेंस के लिए. तो एज ऑफ मार्च 2020 हाउ मच इरिगेशन पोटेंशियल हैज़ बीन क्रिएटेड इन बिहार थ्रू मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स? तो वो पोटेंशियल है 36.89 लाख हेक्टेयर. मार्च
20 तक बिहार में बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से कितनी सिंचाई क्षमता पैदा हुई है? तो वह 36.89 लाख हेक्टेयर। 54 का सही ऑप्शन है बी। 55, व्हाट इज द इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड इन बिहार इन 2019-20 थ्रू मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स? मतलब बिहार में 2019-20 में बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना, इनफैक्ट बिहार सरकार चाहती भी थी कि हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना को ज़्यादा जोड़ दें, लेकिन नहीं, क्वेश्चन है बृहद यानी मेजर और मध्यम सिंचाई परियोजना, इस माध्यम से कितनी सिंचाई क्षमता बिहार में बन गई? तो वो है 25.82 लाख हेक्टेयर, 25.82 लाख हेक्टेयर, 25.82 लाख हेक्टेयर। 55 का क्वेश्चन नंबर 55 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 55 का सही ऑप्शन है सी, 25.82 लाख हेक्टेयर। बिहार सरकार चाहती है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देती है बिहार गवर्नमेंट। बिहार सरकार ऐसा चाहती है कि मध्यम सिंचाई परियोजना ही चले, उसको ज़्यादा प्राथमिकता देती है। तो सवाल है ऐसा क्यों? 56 क्वेश्चन यही है, वाई गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज टेकिंग मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस? बिहार सरकार मध्यम सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर क्यों ले रही है? पहला है कि टू प्रोवाइड अश्योर्ड इरिगेशन टू फार्मर्स ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, किसान को निरंतर आधार पर सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करना है। अब देखिए, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में बृहद से कम पानी होता है, लघु से ज़्यादा होता है, लेकिन ठीक ठाक समय पे सिंचाई का बंदोबस्त हो जाता है और किसान एक बार चालू हो गया तो किसान को कंटिन्यूस पानी का सप्लाई, निरंतर जो है इरिगेशन, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई, निरंतर उनको पानी की सप्लाई आपूर्ति मिलती है। दूसरा है कि दे आर रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट एंड कंप्लीट, वे शुरू करना और पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत आसान है, कम समय लगता है, कम लागत लगता है और जल्दी से शुरू भी किया जा सकता है और सब समय पे इसको कंप्लीट भी किया जा सकता है। तीसरा है देयर इज नो लैंड एक्विजिशन इश्यूज, यदि आप बृहद परियोजना इस्तेमाल करेंगे, शुरू करेंगे तो भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ा मामला है। हर एक लेवल पे आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा, कभी पर्यावरण से, तो कभी जल संसाधन से, तो कभी फॉरेस्ट से, तो बहुत तरीके के सैंक्शन होता है। देयर इज नो मल्टी लेवल सैंक्शंस, मीडियम प्रोजेक्ट में मल्टी लेवल सैंक्शन या बहुत सारे प्रतिबंध नहीं है। तो 56 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 56 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। व्हाट इज कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम? कमांड एरिया विकास कार्यक्रम और जल प्रबंधन कार्यक्रम क्या है? पहला तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान है। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चालू करती है। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम और जल प्रबंधन कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना है। अब देखा जाता है कि सिंचाई की क्षमता, इरिगेशन पोटेंशियल बन गया, लेकिन जितना क्षमता है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जो अंतर है, इस अंतर को रिड्यूस करना, बांटना, कम करना ही कमांड एरिया का काम है। टू रिड्यूस द गैप बिटवीन इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड यूटिलाइजेशन, निर्मित सिंचाई क्षमता और उपयोग के बीच के अंतर को कम करने के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल इरिगेशन वाटर थ्रू पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, मतलब इसमें पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट लगता है। सहभागी एक साथ बैठ के, मिल के, सरकार के साथ उसको जो भी उपलब्ध सिंचाई है उसको, उसके जल को वितरण होता है, किसी तरह का विवाद, कंट्रोवर्सी नहीं होता है। ये सब कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम का ये ऑब्जेक्टिव्स है। तो 57 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन। 57 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। तो 57 सही ऑप्शन डी, 57 का सही ऑप्शन है डी। चलिए अब हम लोग चलते हैं 58 में। When was कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन द स्टेट? राज्य में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1976-77 में, 1976-77। 58 का सही ऑप्शन है ए।
59, व्हेन वॉज जल जीवन हरियाली अभियान लॉन्च्ड इन बिहार? बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान कब शुरू किया गया था? तो 26 अक्टूबर 2019। 26 अक्टूबर 2019। तो जल जीवन हरियाली अभियान बिहार में 26 अक्टूबर 2019 को चालू किया गया था। 59 का है बी। 60, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ जल जीवन हरियाली अभियान? जल जीवन हरियाली अभियान के मुख्य कार्य क्या हैं? जो भी आपका पब्लिक आहार है, पाइन है, उसको रेनोवेट करना, मतलब ठीक से उसको मरम्मत करना। सभी सार्वजनिक आहार पाइन का जीर्णोद्धार करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। चेक डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन स्मॉल रिवर्स एंड नाला, है ना। पानी के नियंत्रण के लिए, संचालित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए चेक डैम बनाया जाए छोटे छोटे नदी, स्मॉल रिवर्स और नाला पे। छोटी नदियों और नालों पर चेक डैम या वियर का निर्माण किया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट रेन वाटर ड्यूरिंग मानसून एंड यूटिलाइज फॉर इरिगेशन। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि मानसून में जो बारिश का पानी होता है उसको एकत्रित करना और फिर इसको सिंचाई के लिए उपयोग करना। इसका उद्देश्य मानसून के दौरान वर्षा जल एकत्रित करना और सिंचाई के लिए उपयोग करना। तो 60 का है डी सभी विकल्प। 60 का है डी सभी विकल्प। 61, हाउ मेनी स्कीम्स हैव बीन टेकन अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज अंडर जल जीवन हरियाली अभियान? जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा कितनी योजनाएं शुरू की गई? तो वो है आपका 1659, 1659। 61 का ए। 62, फ्रॉम विच हेड इन द बजट द जल जीवन हरियाली अभियान गेट्स द फंडिंग? जल जीवन हरियाली अभियान के लिए पैसा भी चाहिए, तो बजट में किस शीर्षक के तहत वो पैसा मिलता है? तो पहला है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, हिंदी में कहते हैं ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष, RIDF। और दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। 62 का है सही ऑप्शन ए और बी। 62 का सही ऑप्शन है ए और बी। 62 का सही ऑप्शन है ए और बी। व्हाट इज बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना? बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना क्या है? भाई, यदि कोई किसान 70 मीटर गहरा ट्यूबवेल लगाना चाहता है, नलकूप लगाना चाहता है, तो उसको 15,000 का ग्रांट मिलेगा। 15,000 का जो है ग्रांट मिलेगा, अनुदान मिलेगा। पहला, यदि कोई किसान 100 मीटर गड्ढा ट्यूबवेल या नलकूप लगाना चाहता है तो उसको 35,000 रुपये का अनुदान या ग्रांट मिलेगा। बी भी सही है। और यदि पंप सेट लगा रहा है, पंप सेट का 50% पैसा जो है बिहार गवर्नमेंट देगी उसके लागत का। लेकिन पंप सेट का जो मैक्सिमम अधिकतम कीमत होना चाहिए 10,000। ये नहीं कि 1 लाख का पंप सेट लगा लीजिए 50,000 सरकार दे दी, नहीं। पंप सेट यदि 10,000 का है, यही सीलिंग भी है, तो उसमें से 50% जो है उसका पैसा बिहार सरकार देगी। तो 63 का सही ऑप्शन है डी। 63 का सही ऑप्शन है डी। 64, एट हाउ मेनी प्लेसेस इन बिहार टेलीमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड? बिहार में कितने स्थानों पे दूरमिति या टेलीमेट्री यंत्र स्थापित किए गए हैं? तो 562, 562। 64 का ए। टेलीमेट्री क्या है? आप बैठे बैठे कंप्यूटर पे अंदर का ग्राउंड वाटर जो लेवल है, भूजल का जो ये है, सब आप देख सकते हैं। तो इसी पे क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज दैट फंक्शन ऑफ टेलीमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स? टेलीमेट्री उपकरणों का क्या कार्य है? यही है टेलीमेट्री उपकरण। इसका काम क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, माने भूजल स्तर का रिकॉर्डिंग, कितना भूजल स्तर है इसी को टेलीमेट्री इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड किया जाता है। 65 का 65 का सही ऑप्शन है ए। 66, बिहार में ट्यूबवेल का ऑटोमेशन हो रहा है। बिहार में ट्यूबवेल का नलकूपों का स्वचालन हो रहा है। तो बिहार में जो ट्यूबवेल नलकूप का स्वचालन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, किस परियोजना के तहत हो रहा है? तो वो उस परियोजना का, उस प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। तो 66 का सही ऑप्शन है
डी, सॉरी 66 का सही ऑप्शन है, माफ़ कीजिएगा, ए। 66 का सही ऑप्शन है ए, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। 66 का सही ऑप्शन है ए, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। इसके साथ ही आपका टेस्ट 7 खत्म हुआ। अब की बार 140 के पार।